अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज के लिए बताइएगा कि हम आज किस मौजू पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मैं असल एक चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा था जी कि जिसकी वजह से अहदेदारों में, काम करने वालों में इख्तिलाफ के बावजूद जो है वो स्मूथ रनिंग रहती है। जी जी तो वो मेरा हमेशा से जहाँ भी काम किया वहाँ मेरा तरीका ये होता था कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे इख्तिलाफ के बावजूद उनका जो रोल है उसको रिगार्ड किया जाए। सही। अपनी राय से इख्तिलाफ होने के मायने नहीं कि उससे दुश्मनी हो जाए। आमतौर पर मैंने महसूस ये किया था कि तंजीमों में अगर राय में इख्तिलाफ होता है ना जी तो दिल में कीने होते हैं जिसका इजहार उनके रवैयों से होता है। बिल्कुल। वो आइसोलेशन होने लगता है और वो जो है कलेक्टिव एफर्ट्स को और कलेक्टिव काज को दोनों को बड़ा बुरी तरह एडवर्सली जो है वो हर्ट करता है, डैमेज कर देता है। तो उन चीज़ों से मैं शुरू ही से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये आदत थी कि जिससे भी काम करे उसके जो हमारी नज़र में उसका जो जायज़ मकाम है उसको एटलीस्ट रिगार्ड किया जाए। तो इस तरह मेरे में और डॉक्टर शाह की अप्रोच में बात में बहुत फ़र्क होता था, लेकिन शानदार तरीके से पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन में चली, एशियन ब्लाइंड यूनियन भी रही। जी और मैं दो मिसालें आपको देना चाहता हूँ जी जी कि जैसे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की फाउंडिंग जनरल असेंबली हो रही थी, जी यानी दोनों बड़ा तंजीमें वर्ल्ड की, वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, इन दोनों को मर्ज कर रहे थे। ये क्या था? वर्ल्ड काउंसिल फॉर द ब्लाइंड जो नाबीनाओं के लिए काम करने वाली वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी या हाँ, और जी इंटरनेशनल फेडरेशन वो जो माजूरों नाबीनाओं की अपनी तंजीमें थी, जैसे पैब है ऐसे इंडिया के ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ऐसे दूसरे तंजीमें जो है दुनिया की वो नाबीनाओं के लिए काम करती है और नाबीनाओं के लिए समाजी कारकुनान जो काम करते थे वो फार्दी कहलाते थे। तो अब ये फार्दी और आबदी को मर्ज करके वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन बनाई थी। अच्छा। समझे आप? तो जी वर्ल्ड जी ब्लाइंड यूनियन की जो फंड जो हो रही है उस वक्त डॉक्टर साहब जो है रिटायर हो चुकी थी, मौजूद नहीं थी। तो 84 में जब मेरी सदारत में वहाँ पर मीटिंग हो रही थी और डॉक्टर साहब उसमें IFB के अहदे पे थी ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की सदर थी, जी रिटायर होने वाली थी, तो वो भी मौजूद थी वहाँ पर। तो जब डेस्क सेट हुए सबके, हर कंट्री का एक डेस्क होता था, उसके साथ उनका जो हेड होता था वो हेड डेस्क पे बैठता था, बाकी उसके मेंबर जो होते थे साथ उनके बैठते थे। तो जब ये मीटिंग शुरू हो रही थी तो उस वक्त ऐलान किया कि हर एक जो है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने हेड डेस्क पे जाएं। तो मैंने जवाब में कहा पाकिस्तान से जो है डॉक्टर शाह जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा भी उन्होंने कहा वी आर रिपीटेडली अनाउंसिंग, तो मैंने उसको जवाब दिया कि आई हैव रिपीटेडली सेड दैट डॉक्टर शाह विल हेड द। मुझे कहा तुम शायद अभी तक अपने हेड डेस्क पे नहीं आए, तो मैंने कहा कि डॉक्टर फातिमा शाह जाएगी। मैं माशाल्लाह। तो उसने मुझे कहा कि तुम प्रेसिडेंट नहीं हो पैप के? मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारा डेलीगेशन के हेड एज लॉन्ग एज डॉक्टर शाह इज देयर शी विल लीड आवर डेलीगेशन। माशाल्लाह बहुत अच्छी तो बात उसका है। इम्पैक्ट इतना शानदार पड़ा, बड़ी जोरदार तालियां बजी और डॉक्टर साहब भी खुश हुई। तो यानी हालांकि उस वक्त डॉक्टर साहब का PAB में ऑफिशियल स्टेटस कुछ नहीं था, एक्स प्रेसिडेंट थी, जी लेकिन लीड किया था, तो उसका माशाल्लाह। बहुत अच्छा असर आया था। इसी तरह से जब इधर मैं रिटायर हो गया था पैब से, मैंने दे दी थी, अभी WBA का मैं था, आखिरी प्रोग्राम हमने पैब हाउस प्रेस ये से पेशावर में ख़रीदा था, नॉर्वेजियन एसोसिएशन और ज़कात फाउंडेशन के ताउन से।
तो उसका इफ्तिताह हो रहा था और नॉर्वेजियन एसोसिएशन में उसने सपोर्ट दिया था, तो उनके नुमाइंदे भी आए हुए थे। तो मैंने डॉक्टर साहब उस वक्त भी डॉक्टर साहब की एक्स प्रेसिडेंट और लाइफ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की हैसियत थी। मैंने वो लाइफ ब्लाइंड यूनियन के मेंबर की हैसियत से भी काम उनका मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था उसी इजलास से जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि डॉक्टर साहब लीड करेंगे। माशाल्लाह। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इनका नाम मैंने दिया कि लाइफ मेंबर आपने यूरोप अमेरिका के दिए, पाकिस्तान से डॉक्टर फातिमा शाह होगी लाइफ मेंबर और ऑनरी लाइफ मेंबर डॉक्टर रही आखिर तक माशाल्लाह। तो वहाँ जब पेशावर में हुआ तो उस प्रोग्राम में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की उस वक्त की जो है वो ख़वातीन विंग की सरबराह जो बाद में सदर भी बनी वर्ल्ड ब्लाइंड की नॉर्स्टम स्वीडन की थी जी। वो आई हुई थी और उससे मेरे हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो बड़ी देसी सोच की खातून थी, अपने साथ 3 दिन बच्चे लेके चलती थी, यूरोप में नहीं आते थे, वो जहाँ भी मीटिंग में जाती थी। हाँ माशाल्लाह। हमारे यहाँ भी ऐसी आई थी, यहाँ आकर उन्होंने कराची घर भी आई, गोल्ड खरीदना था, हैदरी मार्केट जाके खरीदी, तो वो उधर पेशावर वाले इजलास में वो भी आई थी। डॉक्टर साहब को जब हमने बुलाया तो डॉक्टर साहब को किराया भी दिया, डॉक्टर साहब को प्रोटोकॉल, मैं जो है छोटी जगह पे ठहरा था, डॉक्टर साहब को वहाँ का जो बड़ा होटल था ग्रीन होटल उसमें ठहराया था और डॉक्टर साहब को एस्कॉर्ट भी दिया था। मेरी शागिर्द राबिया शरफुद्दीन जो स्पेशल एजुकेशन में डायरेक्टर थी उस वक्त, अच्छा और माशाल्लाह। बहुत बड़ी ब्रेलिस्ट थी, सरकारी शरफुद्दीन यमनी साहब की बेटी थी। तो उनको मैंने कहा डॉक्टर साहब को आप गाइड की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उसका इफ्तिताह करने अमीर गुलिस्तान जंजुआ सूबे सरहद के गवर्नर आए थे और कार्ल फेडरिक लिंस्ट्रॉम जो नॉर्वे के नुमाइंदे थे, क्योंकि उन्होंने मदद की थी उस मकान के खरीदने में, बड़ी फंडिंग उन्हीं की थी। तो बेबाक पेशावर के इफ्तिताह में डॉक्टर साहब इस तरह से शरीक हुए थे। उनको रिटायर होकर उस वक्त जो है ना 13 साल हो चुके थे माशाल्लाह। तो मैं इसी तरह से एक वायदा में बता रहा हूँ, हमारा प्रोजेक्ट कोयटे में चल रहा था और मैं पेप का हेड भी था, उस वक्त एशिया का भी हेड था, तो नॉर्वेजियन एसोसिएशन सपोर्ट देती थी। मैंने अपनी जगह बदरुद्दीन कुरैशी साहब जो पेप के बानी जनरल सेक्रेटरी थे, वो रिटायर हो चुके थे, कई चीज़ों में उनका हमारा इख्तिलाफ भी रहता था, लेकिन मैंने उनको नामजद किया प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और वो हर महीने में 2 बार जहाज से आते जाते थे उधर कोयटे प्रोजेक्ट का, यानी निगरानी करने। जब प्रोजेक्ट बनता है ना पहले तो शुरू में ज़्यादा निगरानी करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो रिटायर हो गए थे, उनकी एज भी 70 से ज़्यादा हो गई थी उस वक्त माशाल्लाह। और वह हमारी तरफ से भी पेप की तरफ से, हालांकि वो अब उनके पास वैसे पेप में कोई ओहदा नहीं था, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी नहीं थे, लेकिन चूँकि पुराने थे मेरी आदत थी कि रिगार्ड किया जाए, बानी लोगों का रिगार्ड किया जाए, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, वही उनका बहुत बड़ा जो है एहसान होता है, हम उनकी खिदमत को याद रखें। तो इस तरह से मैंने कोयटा के प्रोजेक्ट पे बदर साहब को किया था और वो माशाल्लाह कराची से कोयटा जाते थे जहाज़ में और होटल भी बहुत मुनासिब होटल में ठहरते थे और उनके सारे अखराजात जो है वो प्रोजेक्ट से दिए जाते थे। ये मेरी अप्रोच रही जो अब तक मेरी PDF में भी थी कि आपने देखा होगा हमारे पुराने साथी जहाँ भी होते हैं हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनके यहाँ। अभी मैं बताऊँ, इस वक्त मैं मिस शकीला की बीमारी की वजह से, मिस अजहर की बीमारी की वजह से वो लोग विजिट नहीं करवा रहे थे सूबे सरहद इस्लामाबाद का। अब 2026 में जब राशन पैकेज रमज़ान पैकेज तकसीम करना था तो मिस शकीला ने कहा कुछ आप कर सकते हैं। मैं हिम्मत करके गया तो सियालकोट में जहाँ भी गया वहाँ मैंने यही अप्रोच रखी। सियालकोट में कारी जिया साहब थे पेप के जो मरहूम हो गए थे, उनके जनाजे में भी मैं कराची से जहाज़ में गया था, तो उनके बच्चे थे, उनके बच्चों के दरमियान कुछ इशूज़ थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप आइए हमारे साथ मिलिए। तो मैं गया तो था वहाँ रमज़ान पैकेज के लिए, लेकिन उनसे भी मिला। उनकी बेटियां जो है ना ससुराल में उनके साथ प्रॉब्लम था
तो उनको सपोर्ट देना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, पीडीएफ उनको करती थी हमेशा, वो जाके यकजहती की। मैंने ये यानी उस पैकेज के साथ साथ इस साइड में उन लोगों को जो पुराने जिनकी वजह से सियालकोट में बुनियाद पड़ी थी और काम का आगाज़ हुआ था हमारा, हम उनको उनके लोगों को बुलाया, नए लोगों से मिलाया, ताकि जो नए लोग थे वो देखेंगे सर किस तरह रिगार्ड करते हैं। मैं कारी ज़िया की कबर पे भी गया उसी दौरान, जब जाता था दुआ करने। मैं जैसे मेरा मिजाज मुताबिक मैं तरबियत इस तरह से करता था। और जब डेलीगेशन भी मेरे ज़माने में जाते थे तो पूरा डेलीगेशन वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन पे 6 का 4 का होता था, वो पूरा के पूरा मैं लड़ भिड़ के उनके अखराजात लेके, मेरे ज़माने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा गया। मेरे बाद जो है मीटिंग में एक ही जा रहा है, कोई आगे डेलीगेशन नहीं जा रहा। दूसरी बात ये थी कि मैं जब था तो मैं उनको मजबूर करता था कि आप यूरोप और अमेरिका में इजलास कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री में भी करेंगे, हम आपको सेफ साइड देंगे। तो कई एशिया के न सिर्फ कोर्सेज हुए बल्कि एशियन लेवल के और वर्ल्ड लेवल के कोर्सेज और प्रोग्राम हुए, बल्कि उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी की और ऑफिसर्स की मीटिंगें भी यहाँ हुई। ताजमहल होटल वगैरह में, स्पेशल रिटर्न में हम लोगों ने उनके अरेंजमेंट किया और बहुत खुश होते थे। और उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। केपीटी के चेयरमैन ने उनको शिप पर जो है वो पूरे मनोड़ा का यानी सैर भी कराई थी। इस तरह के मैं बता रहा हूँ कि रौनकें थी, लोगों में हमांगी होती थी और तंजीम का एक इम्पैक्ट आता था। तंजीम को लोग हमारी गवर्नमेंट पे रिकॉर्ड करते थे। डिफेंस मिनिस्टर इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो हमारी एशियन कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह करने आया था फेडरल लेवल का। माशाल्लाह। तो मैं अभी इससे पहले आपको ये बता रहा था ना कि मेरी कोशिश होती थी कि पूरा फुल डेलीगेशन जाए, पूरा पार्टिसिपेशन हो और हमारे पुराने लोगों से रब्ता रखा जाए। तो मैंने कहा सियालकोट में मैंने ऐसा कहा किया। इस्लामाबाद में भी हमारे एक थे गरीब थे वो, लेकिन वो बड़े मेहमान नवाज थे। कोई भी ब्लाइंड कराची से, पेशावर से, इधर से जाए, पहले जाके उनको अपने घर पे ठहराना, खाने पीने का करना। वो जब सेट हो जाता था तो उसको, ये बड़ी खूबी होती है किसी बंदे की। बिल्कुल। वो गरीब थे लेकिन बड़े फर्राक दिली थे, मेहमान नवाज थे। हाँ मेहमान नवाज थे, मेहमान नवाजी करते थे। नाबिनाओं को समझते थे, मुसाफिर को परेशानी होती होगी तो उनको कोऑर्डिनेट करते थे। एक बंदा अजनबी होता है ना, एक शहर में बादशाह भी जाए ना तो उसको भी अजनबियत लगती है, बिल्कुल। चाहे उसके वसाइल कुछ भी हो। तो वो बंदे ऐसे थे, 3 भाई ब्लाइंड थे। तो मैं उनके जनाजे पे उनके बड़े भाई को भी लेकर गया था। उनका इंतकाल हो गया था तो उनकी वाइफ भी ब्लाइंड थी। अब मैं जब गया, वो 25 साल पुरानी बात है, उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन अभी जब मैं इस्लामाबाद गया तो मुझे पता चला उनकी वाइफ को फालिज हुआ। तो मैं बहुत मुश्किल से अपने ये टाइम भी था इस्लामाबाद में, आपके इल्म में आया हुआ, मेरे हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन से भी हुई थी मुलाकात, और इग्नाइट के स्पेशल सेक्रेटरी और इग्नाइट के ऑफिसर से भी हुई थी आईटी मिनिस्ट्री में। और मेरी मुलाकात वो नादरा की जो है हाई पावर डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई थी। ये सारी मुलाकातों के बीच में रमज़ान पैकेज भी किया। और मैं, उनका घर पिंडी में बहुत दूर था, उनकी अयादत के लिए मैं पहुंचा। और अच्छा हुआ मैं पहुंचा, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी का कैंसर का ऑपरेशन भी उसी ज़माने में हुआ था जब बेवा हो गई थी। बेवा नहीं हुई थी, शौहर ने तलाक दे दी थी। अल्लाह रहम करे। तो वो बेटी, उसके साथ मैंने यकजहती की। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं मेरे आने के 15 दिन बाद, नहीं 1.5 महीने बाद, जब ईद से 1 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया, जिनकी अयादत के लिए मैं गया था। खाली ज़्यादा थी, लेकिन वो इतनी होश में थी, हल्के हल्के चल रही थी, जवाब दे रही थी मुझे सारे अपनी शादी की डेट बताई कि उस ज़माने में आप लोगों ने अलाइज की थी और मुझे इतने साल शादी को हो गए। तो ये यकजहती मेरा करना जो है, मैं अब पीएबी वालों को भी, पीडीएफ के जितने हमारे फोकल पर्सन हैं उन लोगों को भी बोलता हूँ कि आप पुराने लोगों से, मुझसे कुछ लोग उलझते भी हैं। मसलन ये जो भावलपुर के अमजद बशीर है, इनको मैं कहता था यार वहाँ के ये पीएबी वाले जो है, जाहिर है उनकी वजह से यहाँ काम का आगाज़ हुआ था, तो हमें बुलाना चाहिए। वो कहते हैं यार पीएबी वाले जो है उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता, सिवाय उनके पास कोई पैसे दे दे तो वो
बांट देते हैं, कोई बाकायदा ऑर्गेनाइज वे में करते नहीं है। पीएबी वाले जब जो है ना बहुत बैकवर्ड हो चुके हुए हैं, उनके अच्छा। रिप्रेजेंटेशन को कोई, मैं कहता था वो कुछ भी हुए हैं, लेकिन यकजहती करो उनके साथ, क्योंकि वो आप यकजहती करोगे, सरपरस्ती करो, लोग आएंगे, फिर आप उनको बोल भी सकते हो कि भाई पीएबी का जो स्टेटस था उसके मुताबिक काम करो, वरना आप बोल भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल आपको कहा गया है कुरान ने कि उनको अच्छी तरह से बुलाओ, बल्कि बुराई के जवाब में भलाई करो। तो सही। ये चीज़ें प्रमोट करना मेरा असल मिशन होता था, और ये कौमी सतह पर नहीं है, बैन अवी सतह पर भी। इसी वजह से मैंने पहले आपको बताया कि अफगानिस्तान की एसोसिएशन और बर्मा, जिसे आजकल वो कहते हैं म्यांमार, बर्मा का नाम आपको मालूम है ना, म्यांमार हो चुका है। म्यांमार, जी। तो ये नेम चेंजिंग हुई ये है। कैरेक्टर था जिसकी वजह से जो है ना वेब में भी और पीडीएफ में भी जो है न सिर्फ तरक्की हुई, बल्कि फेलो पर्सन मिलते रहे, हाई प्रोफाइल वॉलंटियर्स मिलते रहे, जैसा कि आपने भी मुशाहिदा किया है। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि, और अल्लाह का फजल है कि हमारे कारकुनान में भी अब वही सूरत जो हमारे साथ डेवलप हुए हैं। मिस शकीला कितना डिवोटेडली करती है, बहुत मिस ज़्यादा। शकीला भी लोगों के साथ जाके, पिछले लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ कोऑर्डिनेट सबसे करती है। हालांकि कारी साथ में उनका पेशावर में का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, इनके दौर में कुछ नहीं था, लेकिन किया। और इतना अच्छा सलूक करने का फ़ायदा यह हो गया, अभी मैंने कारी साहब के यहाँ गया तो उस दिन वो बयान कर रहे थे तकरीर में कि शाहिद साहब ही नहीं, इनके जो 7 अहदेदार हैं उन सब का ये रवैया है कि पूरा इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटोकॉल लोगों को देते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। जैसे ईद के मौके पे हम लोग ईद के 2 दिन यहाँ लगाते हैं, मैं अकेले ही नहीं करता, हमारे सारे लोगों का मिजाज, अजरा भी आ जाती है, मिस शकीला भी आ जाती है, सभी लोग उससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हम लोग शादी में भी गए थे ना, नवाबशाह जो हाँ। एक शादी में भी गए थे हम लोग, नवाबशाह बारिशों में गए थे हाँ वही ना, जिनकी, जी, मैं बोल रहा हूँ उनकी बेटी की शादी थी जैसे और वालिद का इंतकाल हो डिजास्टर चुका होते था। हैं, तो मैं ये पहलू को उभारना इसलिए चाह रहा था जी। कि अगर आप चाहते हैं तो तंजीम चलाने और एक कम्युनिटी के लिए आप तंजीम चला रहे हैं, तो ये नहीं कि वेलफेयर की बुनियाद पर उसकी ज़रूरियात पूरी करें, बल्कि उन्हें एक बहुत अच्छा शहरी, उन्हें बहुत अच्छा एक कौमी नुमाइंदा और एक बहुत अच्छा मुसलमान बनाएं, वो तकाज़े पूरे करना है, जिससे ये रवादारी है, सिले रहमी है, आपो दरगुजर है, हुस्न मामला है, बिल्कुल। सारी चीज़ों को पीडीएफ या वेब में मैं था, मैं इन उसूलों को सामने रख के ही चलता था इससे। जी और माशाल्लाह। इसी वजह से मेरी जो शागिर्द थे वो भी फैली हुई थी, और बहुत सारी मेरी शागिर्द ऐसी हैं जो पीएबी का और पीडीएफ का सरमाया बन गए। जी उसकी वजह ये थी कि शागिर्दों को भी आप बॉस ना समझें, शागिर्द आपके हैं तो आपका अकीदत का रिश्ता है, आप उनके सरपरस्त हैं, बाप की जगह है, वो आपको बाप की जगह समझते हैं, तो आप भी उन्हें बेटी की जगह समझ के उसको इज्जत और प्रोटोकॉल दें। बिल्कुल सही अब बात है। हमारे टीचरों का हाल ये हो गया है कि वो अपने आप को बहुत समझते हैं और फासला रखना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर मरीज में फासला नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर का पर्पस, मेरी हमेशा से कहना ये होता था कि डॉक्टर का पर्पस पुराने ज़माने ये होता था कि मेरा मरीज शिफा पाले, मेरा अचीवमेंट ये है। जी। मेरा अचीवमेंट ये नहीं है कि मैं इंटरप्राइजेस कायम करूँ, मेडिकल हॉस्पिटल्स बड़े बड़े कायम करूँ, ये नहीं है, बल्कि मेरा मरीज़ मुझसे शिफा पा जाए, वो मेरा अचीवमेंट। और एक टीचर का भी होता था, मेरा शागिर्द मुझसे इल्म हकीकी हासिल कर ले, तहजीब व तरबियत, बड़ों का एहतराम, छोटों से शफकत, ये चीज़ें कर ले, तो वो चीज़ों को इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और मेरे तरीक़ेकार में आप देखेंगे हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, चाहे वो एडल्ट ब्लाइंड सेंटर की हमारी जंग थी, पीएबी में रही हो, इसके अलावा एशियन ब्लाइंड में, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के उस साइड में जो यूनियन यूएनओ में रिप्रेजेंट करना, स्टेट में रिप्रेजेंट करना, आप सब जगह आप देखें, आप इस कोऑर्डिनेशन को, इस फिलॉसफी को, इस पॉलिसी को आप देखेंगे कि भाईचारे को प्रमोट करके, दूसरे का रिगार्ड करके, बिलाशुबा मैं भरपूर तनकीद भी करता था, लेकिन जिन पे तनकीद करता था उनको रिगार्ड देने के वक्त भरपूर रिगार्ड भी दिया करता था, ये नहीं कि उनको नहीं बोला।
इसीलिए हमारे यहाँ अफसरान भी जो है बहुत सीनियर मोस्ट अफसरान, सेक्रेटरी और चेयरमैन कॉरपोरेशनों के, ये इनका आना जाना आम था। वैसे जी पेप के प्रोग्रामों में भी, पीडीएफ के प्रोग्रामों में भी। पीडीएफ अभी इस वक्त बहुत यंग थी और 2000 अभी 1999 में हमारा पीसी में कॉन्फ्रेंस हुई थी सालाना 3 दिसंबर की, तो उसमें जो है आईजी सिंध वो इनामुद्दीन शेख उनकी अहलिया हुआ है, दूसरी तरफ कमिश्नर कराची शफीकुर रहमान आए थे, तीसरी तरफ बैरिस्टर शाहिदा जमील जो कानून की वजीर थी वो शरीक थी, और गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट से, और उनको डॉन ने बड़ी खबर दी थी। अब ये बिल्कुल पीडीएफ का आगाज़ था जी 97 के एंड में उसकी शुरुआत हुई और 98 में बाकायदा वो तंजीम बन गई थी। माशाल्लाह। लेकिन 99 में पीडीएफ ने एफबीआई का सर्टिफिकेट भी एक्सेप्शन का हासिल कर दिया था। तो ये क्या चीज़ थी? ये उसी जद्दोजहद का मेयार था। हम सिर्फ ये ना समझे कि इसको एक खैराती तंजीम के तौर पर हमने किया। नाबिनाओं, मेरा शुरू से राय ये थी कि नाबिनाओं को हाई प्रोफाइल इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए उनका सोशियो इकनॉमिक स्टेटस की तरह वजह से। तो मैंने कोशिश हमेशा यही की, और मेरा वतीरा इसमें मुश्किलात होती है आपको जी बिल्कुल। लेकिन हर बड़े काम के लिए आपको जो है मुहिम जोई करनी पड़ती है, उसको जो है सब्र बर्दाश्त के साथ करें तो होता है। मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई है कि काम को समझें। लोग पूछते हैं ये कैसे मैनेज कर लेते थे आप, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बात काबिल ज़िक्र है कि मैं इस बड़े पीरियड में मुलाजमत में भी रहा, मैंने मुलाजमत को निभाया। और आप मुलाजमत में मेरे स्टूडेंट से पूछे, मेरे साथीज़ा जो मेरे साथ आते जाते रहे, कि मैंने कभी वहाँ अपने रोल में कमी नहीं की, बल्कि मासिवा किया, और मैंने 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, और मैं माशाल्लाह बिरेल के अलावा 4 सब्जेक्ट पढ़ाया भी करता था, क्योंकि जनरल हिस्ट्री वालों को पाकिस्तान स्टडीज़ भी पहले पढ़ानी पड़ती थी, उसकी कोई नहीं थी। जी तो यानी उसको भी मैंने हर्ट नहीं होने दिया, अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारी को भी पूरा किया, और ये वॉलंटरी सेक्टर को भी साथ लेके चला। और मैंने ये कोशिश की, बावर कराऊँ कि आप चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ मैंने अपने वालिदैन और इनके साथ भी यकजहती रखी। माशाल्लाह। जब मैं इंडिया गया तो वालिदैन गए, जब मैं सुबह सरहद गया तो वालिद साहब को मैं ले गया। उस वक्त माशाल्लाह वह अपने खर्चे पर गए, लेकिन आसानी हो गई थी कि मैं और मेरे गाइड जब जा रहे थे उनके लिए, तो यानी वालिदैन के साथ यकजहती, भाई बहनों के साथ यकजहती, सब भाई बहन को, जैसे फरजाना सुलेमान है जी इनके, ये बहुत बाद में ब्लाइंड हुई थी मेरे, तो इनके स्कूल में जो प्रॉब्लम हुए, कॉलेज में सेंट लॉरेंसेस में दाखिल होना बहुत मुश्किल था, वहाँ से इन्होंने इंटर किया, फिर सेंट जोसेफ से बीए किया। ये उस ज़माने में ब्लाइंड का इन इदारों में दाखिला दिलाना आसान बात नहीं थी। करोगे ऐसी सूरत में मैंने उस पर भी मेहनत की। तो मैंने अपने भाई बहनों पर भी अल्लाह के फजल से किया, और मेरे भाई बहनों ने भी मेरा साथ दिया। रीडिंग हेल्प वगैरह, ये लोग फरजाना और जावेद बहुत छोटे थे और ये मुझे रीडिंग हेल्प देते थे, क्योंकि फरजाना भी 6वीं 7वीं जमात में जाके ब्लाइंड हुई थी, 8वीं जमात में। तो हमारे यहाँ घर में सबकी उर्दू, क्योंकि हम सब बैठ के मिल के अखबार सुनते थे रोज़ सुबह। माशाल्लाह। वालिद साहब, वालदा और सब भाई बहन बैठ जाते थे, नाश्ता लग जाता था, और एक कोई बैठ के तो रोज़ बारी होती थी, आज ये सुनाएगा, आज वो सुनाएगा, तो अखबार उसी वक्त सुन लेते थे सब। ये ऐसे आस्पेक्ट्स हैं कि जिसको बैकग्राउंड में काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका कलेक्टिव वर्क जो सामने होकर आता है ना, वो डोमिनेटिंग अंदाज में आता है और इंप्रेसिव अंदाज में जो है माशरे को मुतासिर करता है। बिल्कुल। आजकल तो ये अखबार पढ़ने वाली हैबिट ही नहीं रही है। हाँ, आजकल ये अखबार पढ़ने वाली हैबिट रही नहीं है ना, हाँ। इसकी वजह से बच्चों की उर्दू बहुत ख़राब होती जा रही है। नहीं, हमारे बच्चों बड़ों सभी की। फरजाना जावेद खालिद की बड़ी शानदार उर्दू थी, बहुत जी माशाल्लाह। फरजाना बाजी से तो मुलाकात है,
तो उनकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आज के गुफ्तगू लिए है। इतना काफ़ी है। जी सर, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही है और काफ़ी अच्छी बातें जानने को मिली हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फरमाए और जो आपकी अच्छी आदत है अल्लाह ताला वो हम में भी शामिल कर दें और हम भी आपकी तरह अपने बड़ों का ऐसे ही रिगार्ड करें और उनको वैसे ही जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो उनको दें। अल्लाह ताला हमारी भी बेहतरीन तरबियत में गुस्से हमारे साथ में दें। आदमी, हर इंसान को गुस्सा आता है। जी बिल्कुल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तख्तियाँ पटक दी थी ज़मीन पे जी जी बिल्कुल। गुस्से में कि ये क्या हो गया। तो गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लेकिन गुस्से पे काबू आ जाए तो फिर नादिम हो और इस्लाह कर ले अपनी। बिल्कुल, बहुत ये अच्छी बात है। तरबियत हमारे यहाँ अकड़ बहुत है। तो मेरी कोशिश ये होती थी, आए अपने छोटों से भी माफ़ी मांग लो, चपरासी से भी माफ़ी मांग लो, चौकीदार से भी माफ़ी मांग लो, ताकि उनके जहन में भी रहे कि उनको भी अकड़ नहीं दिखलानी है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बस अल्लाह हम सबको भी ऐसी ही अच्छी आज अच्छी गर्मी आदत मुझे है लगी लेकिन आपको जी नहीं लगी, खैरियत तो है।